हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 11th क्लास। ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले हम 11th क्लास के अंदर देखेंगे सिलेबस ऑफ किसका, बायोलॉजी का। इन 11th क्लास। तो 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस है बायो का, तो बायोलॉजी वर्ड ही है, अपनी ब्रांच एक साइंस की, और इस ब्रांच के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और 11th 12th के अंदर बायोलॉजी एक ही उसके अंदर दे रखी है, ब्रांच के अंदर दे रखी है, इसकी कोई सब फर्दर ब्रांचेस नहीं दे रखी। लेकिन अगर हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोटा जाते हैं तो उन्होंने इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है बायो के अंदर, बायोलॉजी को। जो दो ब्रांचेस हैं बायो की, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ब्रांच जो है वो है अपनी बॉटनी। एक ब्रांच कौन सी है? बॉटनी। और सेकंड कौन सी होगी? जूलॉजी। तो दो ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड कर रखा है। ये इसकी दो सब ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा भी ब्रांचेस काफी हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी होगी, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स होगी। तो ब्रांचेस काफी हैं, लेकिन दो मेन सब ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी। एंड जूलॉजी को हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। और प्लांट्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर हम करेंगे, अंडर में करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बॉटनी। तो बायोलॉजी जो हमारी है, सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है, वो इस तरह से दो सब ब्रांचेस के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं। अलग अलग ट्यूटर होते हैं, कुछ ट्यूटर बॉटनी पढ़ाते हैं, कुछ जूलॉजी पढ़ाते हैं, कुछ दोनों ही पढ़ाते हैं। तो हम दोनों को ही स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी जो है सिलेबस को अगर हम देखें, 11th क्लास का सिलेबस जो है, तो टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं अपनी वो 5 हैं। टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट की हम बात करें, नंबर्स ऑफ यूनिट्स, तो वो 5 हैं। और ये जो 5 यूनिट हैं, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो वो है 22। तो 11th का सिलेबस जो है थोड़ा सा लेंथी होता है, हायर है इससे 12th क्लास से। यूनिट 5 12th में भी है, लेकिन जो नंबर ऑफ चैप्टर है वहां पे 16 है, 16 है, और यहाँ पे कितने हैं? 22 है। लेकिन काफी इजी सिलेबस है, क्योंकि हमने 9th में और 10th में काफी कुछ 11th क्लास का और 12th क्लास का पढ़ चुके हैं। तो ये काफी इजी रहेगा हमारे लिए। और ये नहीं है कि हमारे कुछ ऐसी चीजें आएंगी यहाँ पे जिनको हमने अभी तक सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 9th और 10th में हमने काफी कुछ 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी हम पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 9th और 10th को सीरियसली पढ़ा है, अच्छे से स्टडी किया है, समझा है, तो उनके लिए 11th और 12th बहुत ही इजी होने वाली है। कोई ज्यादा ये नहीं रहेगा कि भी उनके लिए जो स्टडी है वो काफी हार्ड रहेगी। बस थोड़ा सा क्या है, उसको हम सब्जेक्टिव वाइज डीपली पढ़ेंगे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हम करेंगे, तो इजीली जो हमारा मेन टारगेट है बायोमेडिकल लेने का, वो क्या है अपना? नीट का एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, एमबीबीएस में हम एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर्स हम बन सकते हैं। तो और फर्स्ट एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के अंदर जो अपनी बुक है, आप सभी बेटा सभी लोगों ने किसको फॉलो करना है? एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी जो है वो हमारी बायो के अंदर एक तरह से आप मानो बाइबल है। अगर एनसीईआरटी को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी को एक एक लाइन, पर्टिकुलर लाइंस को आपने स्टडी कर लिया, तो ये मैं आपको कंफर्म 100% दावे से कह सकता हूं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो हम
किस बुक से स्टडी करेंगे? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हमने स्पेसिफिकली स्टडी करना है, उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है या उसके अंदर क्या क्या चीजों को हम रिमेंबर कर सकते हैं। तो क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी बुक से ही पर्टिकुलर उनकी लाइन से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले। तो जो सिलेबस है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट 5 है और चैप्टर कितने अपने 22। तो 5 यूनिट कौन सी हैं और चैप्टर्स क्या है, क्या क्या हमने उसके अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जो अपनी आती है, फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है? फर्स्ट यूनिट का नाम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट अपनी वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है इस यूनिट का कहां, रिमेंबर थोड़ा दिमाग में आप प्रेशर डालो, कहां हमने पढ़ा था। तो 9th क्लास में आपने आपका एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे आपने स्टडी किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि किस तरह से हम उनको ग्रुप करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स थे और उन ग्रुप्स की क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सेम लगभग वही सारी चीजें, बस थोड़ा सा उनका क्या हो जाएगा, विस्तार बढ़ जाएगा, काफी सब्जेक्टिव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट अपनी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे। 4 चैप्टर्स को डिजाइन कैसे किया गया? जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दी लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना? दी लिविंग वर्ल्ड। अब इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने क्या देखना है, क्या स्टडी करना है कि देखो नाम से ही पता है दी लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग जो है वो लिविंग कैसे है, हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है कि भाई लिविंग जो है वो लिविंग कैसे है, किससे? नॉन लिविंग से। तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो हम सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ टूल्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे जिनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर सकते हैं या उनको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, क्या कौन कौन से ग्रुप, किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए, किस बेस पे बनाए, तो वो रूल्स रेगुलेशन उनके नाम्स आएंगे, साइंटिफिक नेम जो दिए गए वो किस बेस पे दिए गए, किस साइंटिस्ट ने उनको नेमिंग दी गई या किस कमेटी के द्वारा उनको ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो अपना रहेगा इस यूनिट के अंदर, सेकंड आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है अपना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजिकल मतलब लिविंग को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या कितने ग्रुप्स के अंदर हमने उसको क्लासिफाई किया, तो उन सभी ग्रुप्स के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे और स्पेशली 3 ग्रुप्स इस चैप्टर के अंदर आएंगे। फर्स्ट जो अपना ग्रुप रहेगा वो रहेगा मोनेरा, सेकंड जो ग्रुप आएगा वो रहेगा प्रोटिस्टा और थर्ड ग्रुप जो आएगा वो आएगा फंजाई। तो ये 3 ऐसे किंगडम कह दें, ग्रुप्स कह दें, तो इनके अंदर जैसे मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर हम स्लिम मॉलिक्यूल्स की प्रोटोजोआ की स्टडी करेंगे और फंजाई के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस की स्टडी करेंगे। तो ये अपने जो 9th क्लास का चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी थे और यहाँ पे भी रहेंगे। तो इनको हम स्टडी करेंगे डिटेल्स के अंदर कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की टाइप्स क्या क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पे और उनकी अलग-अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर रहेगा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस या कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या कौन-कौन से ऐसे कैरेक्टर्स रहे जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाए। तो सेकंड चैप्टर रहेगा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड जो चैप्टर आएगा फर्स्ट यूनिट का वो रहेगा अपना प्लांट किंगडम। तो दो अपने जो चैप्टर्स रहेंगे लास्ट के इस यूनिट के अंदर, प्लांट किंगडम और फोर्थ रहेगा अपना एनिमल किंगडम। तो इन दोनों ही चैप्टर्स के अंदर
हम प्लांट्स की प्लांट किंगडम में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी जो इनकी कैटेगरीज हैं, इनकी क्लासेस हैं, उनके डिविजन्स को हम स्टडी करेंगे। तो इनके अंदर प्लांट किंगडम्स के अंदर हम प्लांट्स जितने भी नोन प्लांट्स हैं, डिस्कवर्ड प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे। और एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम्स के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, चाहे वो अर्थ सरफेस पे हैं या वाटर्स के अंदर एक्वाटिक हैं, एरियल्स हैं, तो सभी टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी। उनके कितने फाइलम्स हैं, उनके अंदर क्लासेस क्या क्या हैं, ह्यूमन किस क्लास के अंदर है या इंसेक्ट किस क्लास के अंदर है, तो वो सभी एनिमल्स को, चाहे वो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सभी को इस किंगडम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो अपनी रहेगी डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड या डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट जो है अपनी, उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेकंड यूनिट अपनी यूनिट सेकंड, तो इसका क्या नाम रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोनों के अंदर ही, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो स्ट्रक्चर वाइज कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी बॉडी जो है उनके अंदर क्या क्या किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, तो वो हम सेकंड यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आएंगे पर्टिकुलर। कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या इसको हम कैसे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हम कह सकते हैं इसको मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं इसको, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट चैप्टर का आएगा इसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, प्लांट्स जो मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो स्ट्रक्चर प्लांट्स का होता है, एक प्लांट में क्या होता है, जैसे रूट्स होती है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, तो वो किस तरह से कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो इसके अंदर प्लांट्स पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्टेम हो गया, सेकंड रूट हो गया एंड लीव्स हो गए, इनका ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है, क्योंकि नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इन स्टेम, जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम प्लांट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि एक जैसा स्टेम नहीं होता सभी प्लांट्स के अंदर, एक जैसी रूट्स नहीं होती या एक जैसे लीव्स नहीं आते, या फ्लावर्स की हम बात करें, फ्रूट्स की हम बात करें, ठीक है, प्लेसेंटा की हम बात करें, तो वो सारा मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड जो इसमें रहेगा चैप्टर वो रहेगा एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसकी हम मॉर्फोलॉजी तो देखेंगे, लेकिन साथ में एनाटॉमी भी। अब एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, किससे बने हुए हैं, तो जो स्टेम है, स्टेम की एनाटॉमी क्या कहती है, तो उसको डाइकोट स्टेम होता है, मोनोकोट स्टेम्स होते हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे कि उसके अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे एपिडर्मिस आएगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम, तो उनके टिश्यूज को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे पैरेन्काइमा होगा, कोलोनकाइमा, स्टेनकाइमा, उनको हम स्टडी करेंगे। ऐसे ही रूट्स की हम स्टडी करेंगे, डाइकोट रूट या मोनोकोट रूट्स, लीव्स को हम स्टडी करेंगे।
तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अपना सेकंड चैप्टर रहेगा और उसके अंदर हम प्लांट्स के इंटरनल्स जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। थर्ड जो अपना चैप्टर रहेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने बात की है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, तो इस थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स या इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो इस चैप्टर्स के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल को स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनाटॉमी पॉइंट से भी। तो इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, तो एनिमल टिश्यू को हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जैसे एनिमल के अंदर हमने हमारा 9th क्लास में भी चैप्टर था टिश्यू का, प्लांट टिश्यू भी हमने पढ़े और एनिमल टिश्यूज भी हमने पढ़े। तो दोनों ही जो चैप्टर्स हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये हमारे 9th से ही रिलेटेड हैं। अगर 9th में हमने अच्छे से पढ़ा है तो इजीली हमें समझ में आएंगे ये मॉर्फोलॉजी जो एनाटॉमी है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो टिश्यूज जो हैं उनको हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो ये अपनी सेकंड यूनिट रहेगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। थर्ड यूनिट जो आएगी अपनी वो भी 9th के ऊपर ही बेस्ड है। 9th के अंदर हमने पढ़ा है 9th क्लास में हमारा पहला ही चैप्टर था दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जो कौन सी थी, सेल। तो हमारी थर्ड यूनिट जो है यहाँ पे वो रहेगी सेल, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ये अपनी यूनिट का नाम है। तो सेल्स को हम डिटेल में फिर से स्टडी करने वाले हैं। 9th में भी हमने स्टडी किया था, लेकिन अब 11th क्लास में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ एक दो और इनके अंदर चैप्टर्स आएंगे, उनको हम स्टडी करेंगे जो 9th में हमने नहीं किए थे। तो सिर्फ हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसके फंक्शंस देखे थे, लेकिन ये जो यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर तो हम स्टडी कर चुके हैं 9th के अंदर, जो क्या था, सेल। तो सेल क्या है, दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम स्टडी कर चुके थे। सेल को, सेल किससे मिलके बनी है, सेल के कंपोनेंट्स हम स्टडी कर लिए थे 9th में। तो वो सारी चीजें फिर से आएंगी, थोड़ा सा डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल साइंटिस्ट डिस्कवरीज को हम पढ़ेंगे दोबारा से। सेल के कंपोनेंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, किन किन क्या क्या उनकी कंपोजिशन है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, फंक्शंस वाइज हम उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड चैप्टर हमने स्टडी नहीं किया था, सेकंड चैप्टर आएगा अपना बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ऐसे लिविंग मॉलिक्यूल्स जिनसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी उनका अगर हम बेस की बात करें, सेल की भी अगर हम बात करें तो वो भी किससे मिलके बनी है, बायोमोलिक्यूल से। क्योंकि बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट हम सेल को कहते हैं। सेल से ही टिश्यू बने, टिश्यू से ही ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आया और ऑर्गन सिस्टम से आया ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, या फिर हम माइक्रोब्स की बात करें, सभी इससे मिलके बने हैं। उनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, या क्या क्या इनकी कंपोजिशंस हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है और फंक्शंस क्या करते हैं लिविंग में। तो प्रोटीन को हम स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टडी करेंगे, लिपिड्स को हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एंजाइम्स को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, विटामिन्स आ जाएंगे। तो ये बायोमोलिक्यूल्स हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। थर्ड जो अपना चैप्टर रहेगा 9th में भी एनटीएससी जो स्टूडेंट थे, जिस बैच एनटीएससी का जो बैच होता है उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो उसके अंदर हमने सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में भी डिस्कस किया होगा 9th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम अब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर का नाम रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सेल साइकिल क्या होती है और सेल डिवाइड कैसे होती है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, जैसे ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, और उनकी भी डिफरेंट स्टेजेस को हम वन बाय वन स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शंस वाइज डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स अपने रहेंगे थर्ड यूनिट के अंदर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल या यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल आ गया, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली पूरा सेल को हम स्टडी करने वाले हैं 11th क्लास के अंदर। तो थर्ड यूनिट रहेगी अपनी सेल। अब फोर्थ यूनिट पे हम चलते हैं, और फोर्थ यूनिट अपनी कौन सी है? फोर्थ यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। तो फोर्थ यूनिट आती है अपनी, और इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। तो व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी? तो प्लांट्स, तो पेड़ पौधे हो गए, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, या इसके प्रोसेस क्या हो सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के अंदर होने वाले मैकेनिकल, फिजिकल या बायोकेमिकल फंक्शंस या रिएक्शंस या प्रोसेस, वो उसको हम स्टडी करेंगे। एक चैप्टर्स के अंदर हम अलग-अलग चैप्टर्स के अंदर अलग-अलग प्रोसेस को स्टडी करने वाले हैं, तो वो कहलाती है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अपना आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि क्या प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं और किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, कौन कौन से प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 9th में पढ़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये सारे जो प्रोसेस थे वो हम यहाँ पे भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा इम्बाइबिशंस एक और प्रोसेस आएगा, वो है इसमें हम स्टडी करेंगे। या एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन, तो दोनों हम इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर जो अपना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। सेकंड जो चैप्टर आएगा उसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, ध्यान आया कुछ? पहला ही चैप्टर था अपना 10th क्लास के अंदर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली ही हमने प्रोसेस पढ़ी थी वो थी न्यूट्रिशन की लाइफ के अंदर। तो वो प्लांट्स में भी स्टडी की थी हमने और 11th में भी स्टडी की है। तो इसके अंदर आ गया मिनरल न्यूट्रिशन। तो जैसे एनिमल्स को, ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, अपने सभी काम को पूरा करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही प्लांट्स को भी वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट्स करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिशन की। तो मिनरल न्यूट्रिशन को हम स्टडी करेंगे। इसमें 2 टाइप्स के हम मिनरल न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। तो मैक्रो एंड माइक्रो की हम स्टडी करने वाले हैं। टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, जैसे अपना कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशंस आएंगे। उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं प्लांट को, डिजीज क्या कोज हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स वो अराइज करेंगे, या वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उनको इनटेक कर सकते हैं, प्लांट कैसे उनको ले सकता है, कहां से ऑब्टेन कर सकता है, सोर्स हम पढ़ेंगे। तो वो सारा आएगा इसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। काफी स्मॉल चैप्टर है अपना, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके अंदर सभी मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स को या मिनरल न्यूट्रिशन को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल को हम स्टडी करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है N2 साइकिल। 11th क्लास के अंदर भी आती है और 12th क्लास में भी आती है N2 साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशंस को भी हम स्टडी करेंगे कि एक प्लांट कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को वो इनटेक नहीं कर सकता। तो वो नाइट्रोजन को क्या करेगा, एक साइक्लिक फिनोमेना से फिक्स करके देन एब्जॉर्ब करेगा। तो वो हम साइकिल भी पढ़ेंगे और उसका फिक्सेशंस भी हम देखेंगे। तो ये सेकंड चैप्टर रहेगा अपना मिनरल न्यूट्रिशन। थर्ड जो चैप्टर अपना आएगा उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर
फिफ्थ क्लास से, फोर्थ क्लास से ईवीएस में हम पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स में भी पढ़ा, सेवंथ में भी, एट्थ में भी, नाइन्थ में, टेंथ में, लगभग हर क्लास में हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्लांट इस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर 11th क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अभी तक सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी, लेकिन आज हम इस चैप्टर्स के अंदर, इस 11th क्लास के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटॉन्स क्या होते हैं, कैसे साइकिल चलती है प्लांट्स के अंदर, कैसे जो लाइट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कहां पे बनता है, और क्लोरोफिल जैसे हमने रिक्वायरमेंट की बात की, तो वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, कहां पे क्लोरोप्लास्ट में किस पार्ट के अंदर फूड बनता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। इसके अलावा साइक्लिक फिनोमेना काफी इंपॉर्टेंट आएंगे इस चैप्टर में, जैसे कैल्विन साइकिल, C3 प्लांट्स होते हैं, अभी तक हमने इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, C4 प्लांट्स होते हैं, C2 प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं, तो इनके अंदर अलग अलग साइकिल आएगी, C3 साइकिल, C4 साइकिल। तो लाइट में तो प्लांट्स बना ही रहे अपना फूड, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डार्क के अंदर भी, जैसे C3 साइकिल है तो डार्कनेस में भी विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्कनेस नाइट के अंदर भी प्लांट कैसे अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता है, तो वो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर रहेगा अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये जो अपना चैप्टर है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सेलुलर ब्रेकडाउन जो होता है, फूड का डाइजेशन करना, फूड का ऑक्सीडेशन, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे, जैसे ह्यूमन फूड को डाइजेस्ट करता है तो प्लांट भी फूड को ब्रेक डाउन करता है और वहां से एनर्जी को क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, एनर्जी वो ले रहा है। तो इनके अंदर भी काफी साइकिल आएंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे इसके अंदर आएगा, क्रेब्स साइकिल्स इसके अंदर आएगी, टर्मिनल ऑक्सीडेशंस आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कैसे प्लांट रेस्पायर करता है और उससे किस तरह कौन कौन से प्रोसेस से एनर्जी को इनटेक कर सकता है। तो फोर्थ चैप्टर रहेगा अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट। फिफ्थ चैप्टर रहेगा प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट। तो जो अपना फिफ्थ चैप्टर है प्लांट ग्रोथ, तो हमारी ग्रोथ न्यूट्रिशन पे, एनर्जी पे डिपेंड करती है, लेकिन इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, तो वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं किसके अंदर, 10th क्लास के अंदर। सेकंड अपना चैप्टर था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस सॉरी नाम था। तो उस चैप्टर के अंदर हमने ह्यूमन का नर्वस सिस्टम और प्लांट कैसे रेगुलेट होते हैं, तो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा, केमिकल सिस्टम के द्वारा प्लांट जो है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, अपने डेवलपमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को हम स्टडी करेंगे। तो वहां पे तो सिर्फ हमें प्लांट्स हार्मोन के नाम जाने थे, उनके फंक्शंस या उनकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम उनके क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम कैसे वो प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, ऑक्सिन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, साइटोकाइनिन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। और वहां पे 2 या 3 ही हमने स्टडी किए थे, लेकिन हम 5 टाइप्स के हार्मोन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो इनकी डिस्कवरीज कैसे ये डिस्कवर हुए, बायोसिंथेसिस कैसे ये हम इनको मेजर कर सकते हैं, कैसे इनको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, या कहां से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, और इनके इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी, जो सिंड्रोम्स है या डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स आते हैं, डिजीज जो कॉज करते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे फिनोमिनास को हम स्टडी करेंगे, जैसे फोटोपीरियोडिज्म, जैसे मर्निलाइजेशंस, तो या ग्रोथ कैसे हम मेजर कर सकते हैं प्लांट की, कौन कौन से ऐसे फिनोमिनास या प्रोसेस होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ को भी हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स होती हैं जो लगातार डिवीजन करती रहती है। तो वो चाहे कितना भी ओल्ड हो जाए, कितना भी पुराना हो जाए, फिर भी उसके अंदर लगातार ग्रोथ होती रहती है। तो ये अपनी फोर्थ यूनिट आएगी प्लांट फिजियोलॉजी, और इसके अंदर ये 5 चैप्टर्स के अंदर हम इन टॉपिक्स को, इन कंटेंट को स्टडी करेंगे। लास्ट जो अपनी यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और
उनको काफी इजी है क्योंकि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमंस अपने आप को खुद रिलेट कर सकता है, इजीली अपने आप को स्टडी कर सकता है, देख सकता है, तो काफी मजा आएगा इस यूनिट को पढ़ के और इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। 10th क्लास में पूरी इस यूनिट को हम स्टडी कर चुके हैं। कितने चैप्टर्स के अंदर? 2 चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। तो देखो यूनिट 5, क्या नाम है यूनिट 5 का? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी, तो अब प्लांट्स के अंदर हो रही थी वो सारी मैकेनिकल, बायोकेमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस, रिएक्शंस, अब वही सारी चीजें फिजिकली, मैकेनिकली और बायोकेमिकली कहां पे होगी? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। किस तरह से वो रिएक्शंस चलेंगी, क्या क्या उनसे वो प्रोसेस होंगे और कैसे ह्यूमन बॉडी, पूरा ऑर्गेनिज्म ह्यूमन मेंटेन करेगा अपने फंक्शंस को, बॉडी फंक्शंस को, तो वो कहलाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर हम पर्टिकुलर 7 चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। सबसे ज्यादा चैप्टर इस यूनिट में आएंगे, 7 चैप्टर्स आने वाले हैं इस यूनिट में और काफी इजी है क्योंकि 10th में हमने बोर्ड क्लासेस की सीरियस होके पढ़ा है, तो काफी ज्यादा हम इसको इजीली समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है, अब देखो यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं, तो इन सातों के सातों चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन के सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। कैसे सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑर्गन्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 7 सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो पहला सिस्टम आता है इसके अंदर ह्यूमन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का कैसा है? तो पहला चैप्टर इसके अंदर रहेगा एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, तो कैसे हम एब्जॉर्प्शन करते हैं और किस तरह से फूड का डाइजेशन होगा, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसको स्टडी करने वाले भाई? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। सेकंड जो चैप्टर आएगा वो रहेगा अपना ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं और गैसेस को हम क्या करें? एक्सचेंज। किसको? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड रहेगा? सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। और ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? लंग्स आएंगे, ट्रैकिया, इन सभी स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। साथ में कैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाते हैं, या जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते तो ऑक्सीजन अंदर गई है, लेकिन वो ऑक्सीजन क्या पूरे बॉडी पार्ट्स में किस तरह से जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हम पढ़ेंगे और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ेंगे। या इन दोनों ही चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या कहेंगी, कौन कौन सी डिजीज होंगी, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। तो अगर थ्योरेटिकल तो डॉक्टर्स हम यहीं पे बन जाएंगे, अगर हम 11th 12th को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थ्योरेटिकल डॉक्टर तो हम बन ही गए हैं कि हमें ये पता है कि हमारे ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या वो फंक्शंस करते हैं, क्या उनके अंदर क्या क्या तरह की डिजीज कोज हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब ट्रीटमेंट या सर्जरी है वो हम एमबीबीएस के अंदर सीखते हैं क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल्स होता है, बॉडीज होती है हमारे पास। तो थ्योरेटिकल डॉक्टर्स आपको यही बना देंगे अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है। तो सेकंड चैप्टर रहेगा अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। थर्ड अपना आएगा कौन सा? थर्ड रहेगा अपना फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है? तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी टाइप्स के फ्लूइडिक सब्सटेंस होते हैं और वो किस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं,
तो वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब सिंपल है कि ह्यूमन के अंदर मेन फ्लूइड क्या है, ब्लड होता है। ब्लड के द्वारा ही सभी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके अलावा लिम्फ होता है, तो ब्लड के अंदर लिम्फ क्या होते हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ब्लड की कंपोजिशन क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सेल की हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शंस वाइज। या ह्यूमन हार्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और वो कैसे ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। क्या हमारा ईसीजी, आपने बहुत सारे देखा होगा और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं भाई ईसीजी कराना पड़ेगा। तो ईसीजी किसकी होती है, ईसीजी होती है हार्ट की। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी को हम स्टडी करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर्स को कैसे मेजर करते हैं, बीपी को हम कैसे मापते हैं, वो हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो थर्ड चैप्टर रहेगा अपना बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। तो इसमें हम ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किसको स्टडी करेंगे, ह्यूमन हार्ट की स्टडी हम करेंगे। तो इसमें थर्ड सिस्टम आ जाएगा ह्यूमन का, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। अब फोर्थ चैप्टर अपना क्या रहेगा इसमें, तो फोर्थ चैप्टर अपना रहेगा इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट and their removal, excretory product and their elimination या removal। तो फोर्थ चैप्टर जो अपना है उसके अंदर हम ह्यूमन का किस सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन पार्ट आता है किडनी। हम ह्यूमन की किडनी को स्टडी करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और ह्यूमन किडनी किस तरह से हमारे वेस्ट मटेरियल को कैसे बॉडी से बाहर रिमूव कर रही है। तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो किस तरह से ब्लड से प्योरीफाई होके हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो ये जो अपने चार सिस्टम आए अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 10th में हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन बॉडी का। कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम था, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम चारों ही सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं। तो काफी इजी रहेगा हमारे लिए, तो दोबारा से हम फिर से स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इनके सिम्टम्स, डिजीज क्या है, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या कहेंगे, उनको हम स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए काफी इजी रहेंगे। तो ये तो थे 4 चैप्टर। अब इनके अलावा 3 चैप्टर्स और बचते हैं इस यूनिट के अंदर, और वो कौन कौन से अपने, फिफ्थ जो आएगा वो आएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो फिफ्थ चैप्टर अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कैसे हम मूवमेंट करते हैं या कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो वो लोकोमोशन कहलाता है। इस बॉडी पार्ट्स के द्वारा हम कैसे मूवमेंट कर पाते हैं, या कौन सा बॉडी पार्ट इसमें हमारी हेल्प करता है। तो इसके अंदर हम कौन से सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, यस, उसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन जो है उसके अंदर जो स्केलेटन है वो किस तरह से बना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, जैसे 206 बोन होती है। एक एक बोन्स को मैं यहाँ पे स्टडी कराऊंगा कि क्या उनका स्ट्रक्चर है, फंक्शंस क्या है, आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बोन्स हमारे 206 बोन कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है। इसके अलावा मसल्स, क्योंकि मसल्स के द्वारा भी हम मूवमेंट्स करते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स, अपने जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं वो ज्वाइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनको हम इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। 6 जो चैप्टर अपना आएगा वो क्या रहेगा अपना, वो आएगा नर्वस सिस्टम, सॉरी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर जो अपना है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, नर्वस सिस्टम की हम स्टडी करेंगे, न्यूरल सिस्टम की हम स्टडी करेंगे। और वो क्या होता है
अपना ब्रेन, यस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की हम स्टडी करने वाले हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन या उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व की हम स्टडी करने वाले हैं, नर्व का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कैसे उनसे सिग्नल एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन हो रहे हैं, तो वो नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 6th चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरह से हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल रहती है, रेगुलेट होती है। लास्ट चैप्टर जो आएगा वो भी कंट्रोल का ही है, लेकिन वो कैसा कंट्रोल है, केमिकल। तो इसमें हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ये अपने चैप्टर का नाम है। और इसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम, कौन से सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन होती है और एक्सोक्राइन होती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स को हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंस। तो वो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, वो हार्मोन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आएगा और उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ह्यूमन के किस किस पार्ट में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनसे कौन से हार्मोन निकलेंगे और वो हार्मोन किन बॉडी पार्ट्स को, किन बॉडी फंक्शंस को, किन प्रोसेस को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। तो वो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो 5th यूनिट है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम 7 सिस्टम आएंगे बॉडी के, और कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक तरह से पूरी ह्यूमन बॉडी को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज भी, फंक्शंस वाइज भी, और उनसे होने वाले जितने भी, उनके अंदर होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज हैं, या किस तरह से उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, वो सारी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये अपना सिलेबस है 11th क्लास का बायोलॉजी का, जिसके अंदर 5 यूनिट आएंगे टोटल, और इसमें चैप्टर कितने रहेंगे, टोटल 22 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो इनको हम वन बाय स्टडी करेंगे। ये जो सिस्टम हमने बताए वो हम 2nd चैप्टर 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ चुके हैं। तो लगभग हम यहाँ से 50% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, 50 भी या 50 to 60 हम कह सकते हैं। ये सिलेबस हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, 9th और 10th क्लास के अंदर। तो हमारे लिए सिर्फ न्यू क्या है, ओनली 40% सिलेबस ही बचा है जिसको हमने इजीली स्टडी करना है, और वो हम कर भी पाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बच्चे घबराते जरूर हैं मेडिकल के लिए, लेकिन वो पहले ही 50% कवर कर चुके होते हैं, तो उन्हें तो सिर्फ 50 या 40% ही कवर करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं 1 by 1 चैप्टर्स को। तो कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे 11th क्लास का 1st यूनिट का 1st चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।